हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना के थर्ड वेव के बारे में बाय लर्न विज़न। तो ये टॉपिक बेस्ड ऑन कोरोना है जो कि थर्ड वेव के बारे में है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा किसी से कि कोरोना का थर्ड वेव भी आ रहा है और ये जो थर्ड वेव है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कोरोना का जो स्टार्टिंग हुआ था वो चाइना के वुहान शहर से हुआ था। जब ये वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था तब वो सिर्फ सिंगल था। मान लीजिए स्प्रेड किया इंडिया में या फिर अफ़गानिस्तान में या फिर रसिया में। तो जब ये स्प्रेड किया तो इसमें कुछ चेंजिंग आया। कोई बर्थ लेता है तो उसके पापा का जो रहता है और जो वो बेटा रहता है, दोनों का हर कुछ 100% सेम नहीं रहेगा, कुछ चेंजिंग आएगा। इसी तरह से कोरोना के साथ भी यही केस हुआ है। ये जब दूसरे जगह स्प्रेड किया डिफरेंट कंट्रीज़ में तो इसमें कुछ चेंजिंग आया। उस चेंजिंग को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये वुहान वाला कोरोना है, चाइना वाला। ये वुहान से जो ओरिजिनेट हुआ था वो, और फिर ये अफ़गानिस्तान में गया तो इसमें कुछ चेंजिंग आया, तो कुछ ऐसा हुआ वो। और फिर इधर से वो दूसरे कंट्री में स्प्रेड किया तो उसमें कुछ चेंजिंग आया। और फिर वो दूसरे कंट्री में गया तो कुछ चेंजिंग आया। तो इस सब चेंजिंग को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो जो होता है 100% सेम नहीं होता, कुछ तो डिफरेंट होता है। और ये डिफरेंस बहुत हो जाने तो बहुत ज़्यादा डिवाइड करने में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसी चेंजिंग को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और जब ये कोरोना एक से दूसरा बन रहा है तो उसे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। जब ये एक से दूसरा हो रहा है उसको हम लोग रेप्लिकेशन या फिर वेरिएंट कहते हैं। जैसे ये टाइप ए है तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग कोरोना है, और इसको हम लोग टाइप बी है तो इसको हम लोग करेंगे कोरोना का वेरिएंट है, मतलब टाइप बी वेरिएंट है, इसको हम लोग कहेंगे टाइप सी वेरिएंट है। इस तरह से इसको रेप्लिकेशन या फिर वेरिएंट कहते हैं हम लोग। ये जो कोरोना है उसका अपना अपना जेनेटिक कोड है। ये जेनेटिक कोड बहुत स्टडी करने के बाद, मतलब बहुत ही मुश्किल चीज़ है इसको फाइंड करना, और ये जेनेटिक कोड सब साइंटिस्ट नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब जो इसके स्पेशलिस्ट है वही पढ़ पाता है। इसको फाइंड करने में बहुत मुश्किल होता है, यही जेनेटिक कोड मेन रहता है। और इस जेनेटिक कोड में कुछ ऐसा होता है, मतलब मान लीजिए कुछ कोरोना डिवाइड हुआ, उसमें कुछ चेंजिंग है। कुछ चेंजिंग जो ऐसा रहता है जो कि हार्मफुल नहीं रहता है, लेकिन कुछ चेंजिंग ऐसा रहता है जो कि बहुत हार्मफुल है। कुछ चेंजिंग जो कि हार्मफुल रहता है, जैसे कि ब्रिटेन में जो पाया गया B117, या फिर साउथ अफ्रीका में B1.351, ब्राज़ील में P.1 और इंडिया में B.617.2। ये सब जो है कुछ कोरोना वायरसेस है जो कि इन कंट्री में पाया गया है, और ये बहुत ही हार्मफुल है। अब इसका जो साइंटिफिक कोड है ये, अब लोग बोलेगा B117, तो B117 कहने से उतना याद कौन रखेगा, तो सब लोग कह देते हैं ब्रिटेन वाला कोरोना है। और इसमें बोलता था B1.351, इसको बोलता था साउथ अफ्रीका वाला कोरोना है। और B1617.2 को कह देता था इंडिया वाला कोरोना है। तो इन देशों को हो गया ऐतराज़, जिसमें से हमारा भी देश आता है इंडिया। इन देशों को हो गया ऐतराज़ कि जब चाइना से निकला था, चाइना के वुहान शहर से निकला था, तो उसको तो कोई नहीं कहता था कि चाइना वाला कोरोना है। मैं आपको बताता हूँ, जब चाइना से जो कोरोना निकला था उसको हम लोग नहीं बोलते थे कि वो वुहान वाला कोरोना है, डायरेक्ट उसको कहते थे हम लोग G614, या फिर डायरेक्ट कह देते थे कोरोना है, इस आदमी को कोरोना है। उसको नहीं कहते थे वुहान वाला कोरोना है तो और चाइना वाला कोरोना है। इन देशों को हो गया ऐतराज़ और ये सब चले गए WHO के पास, WHO के चीफ के पास, टेड्रोस के पास। तो टेड्रोस ने बहुत ही अच्छा सल्यूशन निकाला है। टेड्रोस ने एक सल्यूशन है, जैसे ये B117 ब्रिटेन का
ब्रिटेन में जो कोरोना है उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये टेड्रोस ने क्या किया, उसको एक अच्छा सा नाम दे दिया अल्फ़ा। साउथ अफ्रीका का जो है B1351 उसको दे दिया बीटा, और ब्राज़ील का P1 है उसको गामा, और इंडिया का जो है B1.617.2 उसको दे दिया डेल्टा। एक और है इंडिया का जो कि ख़तरनाक है, उसके यहाँ पे 2 है बस, वहाँ पे 1 है, उसको हम लोग कप्पा वेरिएंट कहते हैं। इस तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा वेरिएंट नाम दे दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया कि नाम देने में, अब डायरेक्ट आदमी नहीं बोलता था B117, अब डायरेक्ट बोलता अल्फ़ा वेरिएंट है। अब ये भी नहीं बोलता था कि ये ब्रिटेन वाला कोरोना है, डायरेक्ट बोल देता था अल्फ़ा वेरिएंट है। इस तरह से आम पीपल को भी बहुत हेल्प हुआ इससे। और इंडिया में जो सेकेंड वेव आया है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कोरोना, वो है डेल्टा। यही सेकेंड वेव में इतना तबाही बचाया है। ये देखिए, यही है डेल्टा वेरिएंट का, जो आपको अभी जो कुछ देर पहले आपको बताए थे, वो डेल्टा वेरिएंट ऐसा ही दिखता है कोरोना। और यही कोरोना बहुत हार्मफुल था सेकेंड वेव के लिए इंडिया में। हाँ, और यहाँ पे एक और चीज़ कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो तो, ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये तो सिर्फ सेकेंड फेज़ में है, लेकिन अब जो आ रहा है वो डेल्टा प्लस है। मतलब डेल्टा से तो हम लोग सही से लड़ नहीं पाए, अब डेल्टा प्लस आ रहा है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि सेकेंड थर्ड वेव कितना खतरनाक आने वाला है। और ये डेल्टा प्लस का पीक आप देख सकते हैं, जैसे डेल्टा प्लस ऐसा दिखता है, ऐसा कोरोना जो है डेल्टा प्लस कुछ ऐसा दिखता है। अब हम लोग कुछ केसेस के बारे में डिस्कस कर लें, जो डेली न्यू केसेस है इंडिया में। देखिए क्या हुआ था, जब जो कोरोना आने लगा था वो हम लोग का मई से आना मतलब मई 2020 से आने लगा था। यहाँ से स्टार्टिंग हो गया था कोरोना का, यहाँ से कोरोना का स्टार्टिंग हो गया था, मई से स्टार्टिंग हो गया था। अब इसका पीक कब आया था? पीक कुछ सितंबर में आया था, सितंबर अक्टूबर में आया था पीक, सितंबर अक्टूबर में आया था, मतलब इन्हीं के बीच में आया था पीक। और ख़त्म कितना हुआ? दिसंबर में ये पूरा ख़त्म हो गया था पीक। अब टाइम कितना दिन मिला हम लोगों को? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च मिला। फिर यहाँ से अप्रैल से पीक होना स्टार्ट, और इसका पीक आया था हम लोग का 6 मई को। तब इस बार जो पीक आया था सेकेंड फेज़ का, जो कोरोना अभी चल रहा है, जो अभी कोरोना चल रहा है, उसका जो पीक आया था वो 6 मई को आया था। वो 4 पॉइंट कुछ लाख था। और ये जो सेकेंड वेव है वो कुछ ही दिन में, मतलब जून का एंडिंग तक ख़त्म हो जाएगा। और फिर जैसे फर्स्ट वेव में हम लोग को 3 महीना का गैपिंग मिला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब वैसे ही मिलेगा जून के बाद हम लोग को 3 महीना के बाद 3 महीना का गैपिंग मिला है। इसमें हम लोग जितने से जितने ज़्यादा वैक्सीन दिला लें, मतलब ले ले, जितने से ज़्यादा सेफ्टी हम लोग बरत ले, यही 3 महीना टाइम मिला। फिर थर्ड वेव आना स्टार्टिंग हो जाएगा, और ये थर्ड वेव बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब कुछ बात लेते हैं वैक्सीन के बारे में। इंडिया में जो वैक्सीन लग रहा है मेनली कोवैक्सीन लग रहा है और कोविशील्ड लग रहा है। और इन वैक्सीनों का जो लगता है वो उसका गैपिंग है 80 से 90 दिन के गैपिंग में लगता है ये कोरोना वैक्सीन। ऐसे मतलब कुछ लोग लगाते हैं 3 हफ्ता, 4 हफ्ता ऐसे करके, लेकिन एक सब देश का सम टोटल ये मिला के, एवरेज मिला के वो 80 to 90 डेज़ में वैक्सीन लग जाते हैं। तो अभी से हम लोग को चाहिए कि जितने से जितने वैक्सीन ले और मतलब कि पहले से वैक्सीन लेके हम लोग पूरा तैयार रहे थर्ड फेज़ के लिए। मान लीजिए अगर हमको डेल्टा कोरोना होके, मतलब दूसरा अल्फ़ा एकदम कमज़ोर वाला कोरोना होके हम लोग वैक्सीन ले लिए और ये कोरोना ठीक हो गया। मान लीजिए कुछ लोग नहीं लिए हुए, उनको कोरोना नॉर्मल कोरोना होके, अल्फ़ा कोरोना होके, अब वो गया हॉस्पिटल में, लेकिन जिसको हॉस्पिटल में गया वहाँ पे बहुत सारा डेल्टा प्लस का था, और डेल्टा प्लस का जो कोरोना है उसके अलग जेनेटिक कोड होता है, उसको वापस से पढ़ना पड़े, उसके लिए अलग वैक्सीन बनाना होगा। तो उतना ये सब वैक्सीन उतना कारगर नहीं है डेल्टा प्लस के लिए। तो हम लोग को अब मान लीजिए अल्फ़ा हो के अगर हम लोग गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में हम लोग को डेल्टा प्लस हो गया, तो यही सब चीज़ के लिए, ये सब को अवॉइड करने के लिए हम लोग को पहले ही से वैक्सीन लेके तैयार रहना चाहिए। तो आप लोग मास्क और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।